साथियों नमस्कार। साथियों, मुख्तार अंसारी के बारे में अब तक आप सुन चुके होंगे कि किस तरह इसकी मौत हुई है कल, और कुछ लोगों का मानना है कि ये नेचुरल डेथ है, कुछ लोगों का मानना है कि स्लो पॉइजन देके मारा गया है। ये एक अलग बात है, हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे जब खुल करके रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन ये जानते हैं कि मुख्तार अंसारी एक किस तरह का चेहरा था और किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी इसको सपोर्ट करती थी। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर 65 मुकदमे चल रहे थे, 65, जिनमें से करीब 10 से ज्यादा मुकदमों पर इसकी सुनवाई हो गई थी। ये कन्विक्टेड था। कन्विक्टेड का मतलब होता है कोर्ट ये मान चुकी थी कि ये आरोपी है, ये दोषी है, और इसको सजा सुना चुकी थी। ठीक है, 65 के आसपास इस पे केस चल रहे थे। और ये देखिए, इसका कॉन्फिडेंस देखिए, चेहरा देख रहे हैं कितना कॉन्फिडेंस है इसके चेहरे पर। यह कॉन्फिडेंस तभी आता है जब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का सपोर्ट ऐसे गुंडों को होता है। यह कॉन्फिडेंस तभी आता है जब पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे गुंडों के चरणों में झुक जाता है। यह कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हमारा जो स्लो तंत्र है ना, जुडिशियल तंत्र जो इतना स्लो है कि किसी कोर्ट के फैसले को आने में 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं, तब ऐसा कॉन्फिडेंस आता है। इस कॉन्फिडेंस को हमें दूर करना है कि ऐसे अपराधी इस कॉन्फिडेंस में न डोल सके। खैर, ये मुख्तार, ये देखिए, देख रहे हैं, इस तरीके का ये व्यक्ति था। इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इसके नाना काफी बढ़िया व्यक्ति थे, मोहम्मद उस्मान। ये ब्रिगेडियर रहे हैं इंडियन आर्मी में, इतने बढ़िया बैकग्राउंड से था ये। इसके दादा इंडियन नेशनल कांग्रेस में चेयरमैन रहे हैं 1926-27 में। इनका नाम था मुख्तार अहमद अंसारी। ये भी एक सम्माननीय व्यक्ति थे। हालांकि ये मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन एक अच्छे खासे बैकग्राउंड से ये आता है। इसके जो कजन हैं ये हामिद अंसारी जी हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इतने अच्छे खासे बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति इतना खतरनाक गुंडा बनता है जिसकी चर्चा करते समय भी शरीर थर्रा उठता है। आपने अतीक अहमद के बारे में सुना होगा, ये उसका भी बाप है एक तरीके से। देखिए, अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो स्टार्टिंग में ये गैंग से जुड़ा था। वो गैंग थी मखनू सिंह गैंग। उससे ये जुड़ा हुआ था जो 1980 में स्प्लिट हो गई थी, यानी टूट गई थी, और उनमें से एक गैंग बनकर के आई थी साहिब सिंह गैंग। ये चाहता था कि साहिब सिंह गैंग के जितने भी गोरख धंधे हैं उन सब पर कब्जा कर ले, यानी इसे साइड कर दे और खुद आगे आ जाए। उस क्रम में इसने कई सारे अलग अलग आपराधिक कारनामे करना स्टार्ट किए। इसके कौन कौन से कारनामे थे ये भी देखते हैं। जैसे रेलवे कंस्ट्रक्शन में घपला करना, स्क्रैप जो कबाड़ का माल होता है उसको बेचना, पब्लिक वर्क्स यानी कि जो पीडब्ल्यूडी के काम होते हैं उसमें घोटाला करवाना, गुंडा टैक्स हासिल करना, एक्सटॉर्शन करना, इस तरीके के जितने भी काम थे ये सब सोचा मुख्तार अंसारी ने कि मैं खुद करूंगा। वहां से ये धीरे धीरे अपने आप को पनपाने लगा। इसका दबदबा ईस्ट यूपी में चलता था। ईस्ट यूपी यानी कि जहां पर आज गोरखपुर, गाजीपुर, आपका मऊ, ये सब आते हैं, उस तरफ की बात मैं कर रहा हूं। वहां इसका दबदबा चलता था और इसने धीरे धीरे पूरे यूपी में अपना दबदबा बनाने की सोच ली थी। इसी क्रम में 1986 में ये एक अच्छा खासा गुंडा बन चुका था, अच्छा खासा नामचीन गुंडा बन चुका था। लोग इसके चेहरा देख करके पहचान जाते थे कि कौन है। 1990 से 2000 के बीच इस पर करीब करीब 14 बड़े सीरियस केसेस दर्ज कर दिए गए थे। इस पर आपराधिक मामले दर्ज कर दिए गए थे और क्राइम की दुनिया में एक बड़ा नाम ये बन चुका था। उसके बाद फाइनली 2005 में सरकार ने काफी दबाव में आकर के एक एक्शन लिया और इस पर यूपी गैंगस्टर एक्ट लगा 2005 में जाकर के। एक अपराधी 1980 से सक्रिय है, एक अपराधी जो 1990 के बाद से हत्याओं के मामले में दोषी है, उस पर 2005 में जाकर के छोटा सा एक्ट लगता है। और इस एक्ट को लगाने के बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरी जान लगा दी कि इसे कैसे भी बचाना है। विशेष तौर पर मुलायम सिंह यादव जी ने, क्योंकि ये एमएलए भी रहा है 5 बार। हालांकि सपा से नहीं रहा, बसपा से रहा है, लेकिन इसका दबदबा इतना था कि सीटें जिताने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता था। इसलिए मुलायम सिंह यादव ने भी इनको बहुत सपोर्ट किया। सपा का नाम कई बड़े गुंडों के साथ आता है, और ऐसे गुंडे नहीं जिन पर सिर्फ आरोप लगे हुए हैं, आरोप तो कोई भी किसी पे भी लगा दे। ऐसे गुंडे जिन पर अदालत ने फैसला सुना रखा है, जिन पर हत्याओं के मामले दर्ज हैं, ऐसे गुंडों को समर्थन देती थी कुछ पार्टियां, जिसमें बसपा और सपा काफी ज्यादा आगे थी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी पार्टीज नहीं है, बाकी पार्टीज भी गुंडों को संरक्षण देती हैं, पर जितने बड़े गुंडे पैदा किए हैं ये सब इस टाइप की पार्टीज ने उस समय यूपी में किए थे। इसलिए यूपी में गुंडा राज या माफिया राज कहा जाता था, और यूपी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया, इसलिए यूपी पिछड़ा राज्य बन गया था। ठीक है, खैर ये अलग बात। एमएलए रहा है ये 5 बार। ठीक है, हर बार मऊ से रहा है। एक बार 1996 में बीएसपी से रहा, फिर 2002 में इंडिपेंडेंट रहा, निर्दलीय रहा, 2007 में निर्दलीय रहा, 2012 में इसने अपनी एक पार्टी बना ली थी, 2010 में पार्टी बनाई थी कौमी एकता दल, उससे चुनाव लड़ा था, उससे ये एमएलए रहा, और फिर 2017 में फाइनली बीएसपी से एमएलए रहा। ये ऐसा गुंडा था जो जेल में रह करके चुनाव लड़ता था और जीत जाता था। एक बार ऐसा हुआ था कि चुनाव हार गया था। चुनाव ये हारा था आपके कृष्णानंद राय से, बीजेपी के कृष्णानंद राय थे, इनसे ये चुनाव हार गया था। और जब ये चुनाव हार गया तो इसने धमकी दी थी कृष्णानंद राय को कि ऐसा है तो मैं ठोक दूंगा किसी दिन।
इन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों, बोले देख लेना, और कह करके अपहरण करके इनको जो है मार दिया था। इनकी हत्या के आरोप में इसको फिर से जेल हुई थी, और लंबे समय से जो मुकदमा इस पर चल रहा था उस पर अब जाके सुनवाई हुई थी, तब जाकर के इसको जेल परमानेंटली हुई है। देखिए हमारा जुडिशियल सिस्टम कितना स्लो है। इस पर जो मामले हैं, देखिए सितंबर 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को एक जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। यह मामला 2003 का था। जेलर को धमका देता था, यह जेल में रहता था तो जेल में इसकी सेवा होती थी। जितने भी जेलर हैं, जितने भी पुलिसमैन हैं, सब इसकी सेवा करते थे, इसको जो चाहिए ला करके देते थे, जैसा खाना है, जैसा रहना है, जैसा पहनना है, जो करना है जो करता था। और अगर किसी ने इससे कुछ बोला, जेलर ने भी कुछ बोला तो धमका देता था। एक जेलर थे, उनके तो कनपट्टी पे बंदूक रख दी थी कि ऐसा है जो कह रहा हूं मान जाओ मेरी बात को। बोले ठीक है साहब। ये हाल था, क्योंकि इसके पीछे पूरा तंत्र खड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता था कि जिस जेल में बंद हो जाता था उस जेल में इसके लिए अलग से बैडमिंटन कोर्ट तक बनवा दिए जाते थे। जिले के डीएम, एसपी, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं इसके साथ बैडमिंटन खेलने आते थे, और कोई कुछ करने वाला नहीं था, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम इसके साथ खड़ा हुआ था। ये हमारे सिस्टम का एक नेगेटिव पॉइंट है। उसी के साथ जो ये एमएलए हैं, 2023 में गाजीपुर की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने अपहरण और हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी। उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। 2023 में जाकर के इनकी हत्या पर उनको सुनवाई सुनाई है 10 साल की मुख्तार अंसारी को। इतना लेट हो गए, 20 साल बाद जाकर के फैसला आया ये, तब जाकर के ये परमानेंटली जेल में बंद था। अच्छा, ये चालाक इतना था कि इसका लिंक तो तगड़ा था ही। हामिद अंसारी जी थे वाइस प्रेसिडेंट, कांग्रेस में इसके लिंक थे, सपा में थे, बसपा में थे। तो जब इसको ये डर सताया कि योगी के आने के बाद मैं कहीं मारा ना जाऊं या मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, तो इसने सेटिंग करवा करके 2017 में खुद को पंजाब में जाकर के अरेस्ट करवाया। पंजाब की जेल में ये रहा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, इसे पता था वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां लंबे समय तक पड़ा रहा। फिर यूपी गवर्नमेंट चूंकि यहां पर योगी जी की थी, योगी जी ने अपने पूरे तिगड़मबाजी लगाई, सुप्रीम कोर्ट गए, सब कुछ किए, तब जाकर के योगी ने 2021 में इसे पंजाब से यूपी बुलवाया। उस समय भी आने को तैयार नहीं था। ये कहता कि मैं यूपी आऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी पलट जाए। खौफ देख रहे हैं, गाड़ी पलटने के डर से ये काफी वायरल भी रहा, उस वक्त न्यूज में काफी रहा था कि मुख्तार अंसारी लाया जा रहा है, गाड़ी पलटेगी कि नहीं, पलटेगी कि नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये लाया गया और इसे बांदा जेल में ला करके रख दिया गया। 2021 में बांदा जेल में इसको डाल दिया गया था, तब से ये वहीं पर पड़ा हुआ था। धीरे धीरे इस पर अलग अलग खतरे मंडराते रहे। कभी किसी को लगा कि कोरोना के वायरस के जरिए इसको मारा जाएगा, कभी किसी को लगा कि इसको जेल में ही मरवा दिया जाएगा, क्योंकि इसका एक राइट हैंड हुआ करता था, उसका नाम था मुन्ना बजरंगी। इसको 2018 में गोली से मार दिया गया था जेल में। तब से इसको और खौफ हो गया था कि जब मेरा राइट हैंड को गोली से मार दिया जाता है जेल में, तो हो सकता है मुझे भी मार दिया जाए। तो न्यूज में भी काफी स्पेकुलेशंस रहते थे कि मुख्तार अंसारी कब मरेगा कब मरेगा। लोगों को बड़ा ये था कि अब विकास दुबे मर गया, फलाना मर गया, ठिकाना मर गया, अब ये कब मरेगा, इतना ज्यादा इसका खौफ था। फाइनली कल ये मरा तो कई लोगों की जान में जान आई जो इसके खौफ से परेशान थे। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो इसके लिए बड़ी सहानुभूति रखते हैं। हैरानी हमारे देश की यही है कि जब एक गुंडा मरता है, जिस पर कोर्ट भी सुनवाई कर चुकी है, जिस पर सजाएं भी तय हो चुकी हैं, जो जेल में बंद है, जिस पर हत्या के आरोप हैं, अपहरण के आरोप हैं, एमएलए को मारने तक के आरोप हैं, ऐसा व्यक्ति जिस पर एक के बाद एक केस रखे हुए हैं, ऐसे इंसान के मरने पर लोग अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। यह हैरानी की बात है जी। और इतना ही नहीं, ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी पार्टी के लीडर्स हैं। छोटा मोटा टिचपुजिया गुंडा कर दे या कोई गली का आदमी कर दे, समझ में भी आता है कि उसको उतनी समझ नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टी के लोग इसको समर्थन दे रहे हैं। आप खुद देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई हवाई बातें हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का कल ट्वीट आया, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को हम असीम दुख सहने का समल प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि। बताइए, ये अच्छी बात है? कोई आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन आप ही बताइए भारतीय होने के नाते क्या आप इस कथन का समर्थन देंगे? मैं तो नहीं दूंगा। मायावती जी, मुख्तार अंसारी जी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी, ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सकें। मायावती जी कह रही है कि इनकी जांच करवाओ। इन लोगों ने कभी संदेश खाली पर कुछ बोला? कभी कुछ बोला इन लोगों ने? कभी नहीं बोला होगा। इन लोगों ने दिल्ली में अभी जो कांड हुआ था उसके बारे में कुछ बोला? बेंगलोर में जो हुआ था उसके बारे में कुछ बोला? गुजरात में हुआ था उसके बारे में कुछ बोला? पता तक नहीं होगा आपको। ये कुछ नहीं बोलते। संदेश खाली तो सबको पता है, उस पर कुछ नहीं बोला कि एक जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ नहीं, वहां बिल्कुल चुप। ठीक है, ऐसे ही देखिए पप्पू यादव,
पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की संस्थानिक हत्या, पता नहीं क्या लिखना चाह रहे हैं ये। कानून संविधान नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। न्याय दफन हो गया, बताइए। ठीक है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि श्री मुख्तार अंसारी जी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला, इनको दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति दे तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ये हमारे देश के नेता। आगे देखिए, अब एक और आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी। इनको तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। इन्होंने अच्छा खासा एक सेंटेंस लिखा है जिसमें अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आप मोदी से नफरत करते होंगे, हो सकता है, करिए। क्या मोदी ने आपके घर में किसी का अपहरण किया, किसी को जान से मारा, किसी के बच्चे उठवाए, ऐसा कुछ किया है क्या मोदी ने? लेकिन आप मोदी से नफरत करते हैं और इतनी नफरत करते हैं कि इन लोगों को सपोर्ट करने लग जाते हैं जो गुंडों की खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। बताइए, ये लोग एक हत्यारे का समर्थन दे रहे हैं, जिस हत्यारे को कोर्ट भी मान चुकी है कि हत्यारा है। आप लोग इनके साथ खड़े हैं जस्ट बिकॉज कि आपको मोदी से नफरत है। कितनी बड़ी विडंबना है ये, आप देखिए ना, ये देखिए। तो मैं वही कह रहा हूं कि हमें जागने की जरूरत है। हम नफरत में कहीं इतने ना उग्र हो जाएं कि हमें इस बात का इल्म ही ना रहे कि कौन अपना है कौन पराया, देश ना बेच दें हम। उसी प्रकार से एक योगी आदित्यनाथ जी का भी ट्वीट है, पुराना ट्वीट है ये, कि माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया है। पुराना ट्वीट है। अब तक इसकी, इनकी लैंग्वेज है इसकी, तो यही होनी चाहिए लैंग्वेज। अपराधी के लिए क्या लैंग्वेज यूज करें? कोई सम्मान थोड़ी देंगे उसे। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी जो सम्मान दे रही है, इस पर विचार होना चाहिए। ये देखिए, तो यही सब बातें हैं जो हमें करनी है कि किस तरह से एक अपराधी को बचाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है जो पॉलिटिकल पार्टीज की है। एक इसमें घटना और है जो आपको पता होनी चाहिए। इसका एक बेटा है, इसका नाम है अब्बास अंसारी। ये अभी जेल में है, ईडी ने इस पर जांच करी थी और ये जेल में है। लेकिन ये किस पार्टी का मेंबर है? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का ये सदस्य है, उसका ये एमएलए रहा है। ठीक है। और ये पार्टी एनडीए की एक सदस्य पार्टी है, यानी बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, जिसमें इसका बेटा अब्बास अंसारी शामिल है। हालांकि अभी ये जेल में है, ईडी ने इसको पकड़ लिया था कई केसेस में। तो जो लोग देश की भलाई चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, एनडीए सरकार हो, उन्हें चाहिए कि ऐसे लोगों को या ऐसी पार्टीज को समर्थन न करें जो ऐसे अपराधियों को अपने में रखती हैं। बाकी पार्टीज को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को छांट करके अलग करें जिन पर संगीन आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिससे कि उन पर विश्वास किया जा सके। तो साथियों, उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुंची होगी। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।